Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Muneeb and you are watching YouTube channel from Muslim Group of Colleges. Students, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 17 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। और इस टॉपिक के स्टार्ट में मैंने आपको ये बात बताई थी कि एनिमल्स ख़ास तौर पर अगर हम हायर एनिमल्स की बात करते हैं, हायर एनिमल्स जिनमें ह्यूमन भी शामिल है, इनमें कोऑर्डिनेशन के लिए दो मैकेनिज़म्स मौजूद होते हैं। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये बात इन डिटेल आपको बताई थी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन मज़ीद दो नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। उनमें हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन को। याद रखिए कि अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एक्चुअली कॉन्सिस्ट होता है किस पर? एंडोक्राइन सिस्टम पर। तो हमारा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसको कौन सा सिस्टम बना रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम। और ये एंडोक्राइन सिस्टम बजाते खुद किस चीज़ पर मुश्तमिल है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर। अगर हम बात करें ग्लैंड्स की तो स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखिएगा कि हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं, नाली वाले ग्लैंड होते हैं, और वो डक्ट के ज़रिए डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस को हमारी बॉडी के सरफेस पर एक्सपोज कर रहे होते हैं। जिस तरह से हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो पसीना जो है वो पैदा करते हैं। इसी तरह से हमारी आँखों से टीयर्स, आंसू जो निकलते हैं, इसके पीछे टीयर ग्लैंड्स हैं, जो कि कौन से ग्लैंड की कौन सी टाइप है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की ही टाइप्स हैं। लेकिन अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें सिर्फ हमारे एक ही एंडोक्राइन, एक ही ग्लैंड्स की टाइप यूज़ होती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये एक्चुअली डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। लेट्स सपोज कि ये आपके पास जो है एक ग्लैंड है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। इस ग्लैंड के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे? इस ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स अपने टारगेटेड सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं? थ्रू ब्लड वेसल्स। लेट्स सपोज कि ये हार्मोन्स हैं और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है ब्लड वेसल। कहते हैं हार्मोन्स डायरेक्टली खून में शामिल होंगे और खून में शामिल होकर ये कहाँ पहुंच जाएंगे? ये पहुंच जाएंगे अपने टारगेटेड सेल्स तक। अंडरस्टैंड? यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में लिखा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पर भी मैंने इसे मेंशन किया है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या पैदा करते हैं? हार्मोन्स पैदा करते हैं। और ये हार्मोन्स की मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पर बताई है कि हार्मोन्स क्या हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हार्मोन्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं अपने टारगेट सेल्स तक किसके ज़रिए? ब्लड के ज़रिए। और यही बात मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर दी है कि ये आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये हार्मोन्स ब्लड के अंदर शामिल होने के बाद कहाँ पहुँच रहे हैं? अपने टारगेटेड सेल्स पर। अब तीसरा सवाल जो यहाँ पर जहन में आता है कि ये हार्मोन्स जो है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और जिनके बारे में हमने ये भी बता दिया है कि ये अपने टारगेटेड सेल्स तक ब्लड के ज़रिए जा रहे हैं, सवाल आते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स ऑन टारगेटेड सेल्स, कि जब अपने टारगेट सेल्स पे जाएंगे तो वहाँ पर क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे।
स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शंस भी मेंशन किए हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे सम टाइम जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिए कि हार्मोन्स जो है पहले नंबर पे इनका जो फंक्शन लिखा है जिन्होंने टारगेट सेल्स पर जाकर परफॉर्म करना है कि ये स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं फंक्शंस को, यानी कि टारगेटेड सेल्स जो काम कर रहा होता है या तो उस काम को तेज कर देंगे या उसको इनहिबिट कर देंगे, मीन रोक देंगे। दूसरे काम की तरफ अगर आए, दूसरा इसका जो फंक्शन है वो क्या है, ये रेगुलेट करता है एंजाइमेटिक एक्शंस को। स्टूडेंट्स ये पॉइंट जहन में रखिएगा कि एंजाइम्स जो हैं, ये अपने हार्मोन्स जो हैं, ये खुद कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करवा रहे। केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवा रहे होते हैं एंजाइम्स, और हार्मोन्स जाकर वहाँ पर जस्ट उस एंजाइम को मदद देते हैं कि वो अपने केमिकल रिएक्शन को क्या रखे, रेगुलेट रखे। अंडरस्टैंड? सो इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि हमारे जो हार्मोन्स हैं ये रेगुलेट करते हैं एंजाइमेटिक एक्शंस, उनको मेंटेन करते हैं, अप या डाउन नहीं होने देते। तीसरी अगर हम फंक्शन की बात करें हार्मोन की, तो हार्मोन जो है बेटा ये लॉन्ग टर्म चेंजेस बॉडी में पैदा करता है। इस तरह से हम सिंपल सी बात करते हैं कि हमारे पास जो है एक बेबी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बचपन से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है, लड़कपन में आता है, और लड़कपन से क्या हो जाता है, जवान हो जाता है। अब यहाँ पर देखें इसकी स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, और जब ग्रोथ हो जाती है तो ग्रोथ क्या होती है, लॉन्ग टर्म चेंजेस है। ग्रोथ क्या है, लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं जो कि दोबारा से कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में हर टाइम मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, और ये जो हार्मोन्स हैं ये मेटाबॉलिक रेट्स को क्या करते हैं, रेगुलेट रखते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर इसका एक फंक्शन लिखा गया है कि हार्मोन्स जो हैं ये सेक्सुअल मैच्योरिटी पैदा करते हैं। मतलब जैसे ही इंसान क्या होता है, यंग एज में आता है, जवानी की तरफ आता है, तो उसके दाढ़ी, मूछें, आवाज़ का भारी हो जाना, स्पर्म्स प्रोडक्शन, ये सारे क्या हैं, ये आपके पास सेक्सुअल मैच्योरिटी है। और ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को कौन कंट्रोल करता है और ये किस वजह से आती है, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है ड्यू टू हार्मोन्स। अंडरस्टैंड? अब स्टूडेंट्स हमने अभी तक जो डिस्कस किया, हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या खारिज करते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स की डेफिनेशन और फंक्शंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम हार्मोन्स की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये हार्मोन्स हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है MCQs के लिए फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स हमारे पास देखिएगा कि 4 तरह की यहाँ पर हार्मोन्स मौजूद हैं। उनमें हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है प्रोटीन। प्रोटीन में हमारे पास जो एग्जांपल्स बुक में मौजूद हैं वो इंसुलिन है और ग्लूकागॉन्स। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन्स हार्मोन्स हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मौजूद है अमाइनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स। अमाइनो एसिड्स और डेरिवेटिव्स की हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्रेन है और नॉर एपिनेफ्रेन एग्जांपल्स मौजूद हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो एग्जांपल मौजूद है हार्मोन की वो है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड्स में हमारे पास वैसोप्रेसिन है जिसे ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है, और साथ में पॉलीपेप्टाइड के एक और एग्जांपल हमारे पास मौजूद है जिसे ऑक्सीटोसिन बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास जो मौजूद है ये है स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स भी हार्मोन्स हैं, और स्टीरॉयड्स की जो हमारी बॉडी में एग्जांपल्स मौजूद हैं, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो ये बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास हार्मोन्स की, और हमने हार्मोन्स के फंक्शन भी पढ़ लिए, डेफिनेशन भी पढ़ ली,
हार्मोन्स की एग्जांपल्स भी पढ़ ली। अब हम आएंगे अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ डिटेल में। याद रखें बेटा, हमारे पास 20 टाइप्स के बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन योर बॉडी। और हम यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं उनके बारे में ज़रा इन डिटेल स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहला ग्लैंड मौजूद है वो है हमारे पास हाइपोथैलेमस। याद रखिए, आपने ये पढ़ा होगा, ब्रेन में भी हमने ये पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारा जो ब्रेन है इसका एक पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो हमने कहा था कि ये ब्रेन का हमारा जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको हमने क्या नाम दिया था, हाइपोथैलेमस। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस जो है ना, ये एज अ ग्लैंड भी काम करता है और उसके अलावा यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी हिस्सा लेता है और नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी हिस्सा लेता है। और ये आप इन डिटेल ब्रेन वाले टॉपिक में पढ़कर आ चुके हैं। बेटा, अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये इसमें क्या चीज़ मौजूद होती है, इसमें मौजूद होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स। इसमें क्या मौजूद होंगे, इसमें मौजूद होंगे न्यूरॉन्स। ठीक है, ये सेल बॉडी होगी। और ये न्यूरॉन्स जो है, अगर ये हाइपोथैलेमस की हम बात करें, ज़रा मैं एक पूरा डायग्राम आपको पहले समझा दूं कि हाइपोथैलेमस जो है ये कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है, डाउनवर्ड पोजीशन में एक और ग्लैंड के साथ जिसे नाम दिया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। अंडरस्टैंड? तो हमारा हाइपोथैलेमस एक और ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। इस ग्लैंड की अगर हम बात करें, इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस में क्या मौजूद है, हाइपोथैलेमस में मौजूद है न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन जो है ये एक्सटेंड हुई होती हैं, फैली हुई होती हैं डाउनवर्ड पोजीशन में। और ये न्यूरॉन्स जो है अपने अंदर क्या प्रोड्यूस करती हैं, न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन्स। न्यूरॉन्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स। यहाँ पर हाइपोथैलेमस में बेटा दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनकी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास वो है वैसोप्रेसिन। जो हार्मोन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं जी, इनमें एक हमारे पास है वैसोप्रेसिन, जिसे ADH भी बोला जाता है। और दूसरा यहाँ पर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीटोसिन। न्यूरॉन में ये हार्मोन प्रोड्यूस होंगे और मूव करेंगे कहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड में। बेटा याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स शो करवाए गए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। इस हिस्से को, इस थैली के इस हिस्से को नाम दिया जाता है पोस्टीरियर लोब का। इसको क्या नाम देते हैं, पोस्टीरियर लोब का नाम देते हैं। और इस थैली के हिस्से को नाम देते हैं एंटीरियर लोब। याद रखिए बेटा कि न्यूरॉन में वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन यहाँ पर प्रोड्यूस होने के बाद कौन से लोब में मूव करेंगे, पोस्टीरियर लोब में। तो पोस्टीरियर लोब में ये दोनों हार्मोन्स आ जाएंगे, कौन से, वैसोप्रेसिन जिसे हम ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और दूसरा हार्मोन यहाँ पर कौन सा मौजूद है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और ये कहाँ से आए हैं, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में कहाँ प्रोड्यूस हुए थे, न्यूरॉन में। अंडरस्टैंड? दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं एंटीरियर लॉब की, तो इंटीरियर लॉब में भी हार्मोन्स नहीं आते, यहाँ पर इस तरह के केमिकल्स आते हैं जिन्हें रिलीजिंग फैक्टर का नाम दिया जाता है। और ये रिलीजिंग फैक्टर एक्चुअली
यही न्यूरॉन्स में ही प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ पर प्रोड्यूस होने के बाद इस ट्यूब के रास्ते एंटीरियर लोब में इकट्ठे हो जाते हैं। तो एंटीरियर लोब में हार्मोन्स नहीं होते, एंटीरियर लोब्स में जस्ट कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से केमिकल्स होते हैं, रिलीजिंग फैक्टर्स। रिलीजिंग फैक्टर्स बेटा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी और ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टॉप करेंगे या उसे स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आज तक के लिए इतना ही। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।